क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे सब लोग। एक्सरसाइज 6.2। थोड़ा नोट करने की स्पीड बढ़ाना भाई आज। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस एन गिवन है। क्या गिवन है? 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इफ इट्स mth टर्म इज 164। mth टर्म मतलब ए एम दिया हुआ है 164। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। टू फाइंड क्या करना है हमको? m फाइंड आउट करना है भाई। आपके पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ सॉरी mth टर्म गिवन है 164 और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ m। क्या करोगे भाई वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए? क्या करें? हमारे पास Sn गिवन है तो क्या मैं S1 निकाल सकता हूं? n की जगह n की जगह 1 डालेंगे S1 आ जाएगा। n की जगह 2 डालूंगा S2 आ जाएगा। n की जगह 3 डालूंगा S3 आ जाएगा। बट इनका यूटिलाइजेशन है क्या कुछ? नहीं। अब मुझे बताओ यहां पर सम ऑफ टर्म्स और mth टर्म इसमें क्या रिलेशन बन सकता है? इन दोनों में कोई रिलेशन बन सकता है क्या? सम ऑफ टर्म्स और nth टर्म का एक रिलेशन पढ़ा था हमने। अगर तुम लोगों को याद हो तो क्या पढ़ा था? ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। पढ़ा था कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं ए एम का फॉर्मूला मैं यहां से बनाऊं तो ए एम का फॉर्मूला क्या होगा? एस एम माइनस वन। है कि नहीं? तो ए एम की वैल्यू कितनी है आपके पास? 164। एस एम भाई एस एन ये है तो एस एम क्या हो जाएगा? एन की जगह क्या आ जाएगा? एम, जो कि क्या होगा? 3n स्क्वायर प्लस 5n। ये हो गई एस एम की वैल्यू। फिर माइनस एस एम माइनस वन, तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा? एम माइनस वन। तो 3 इंटू एन माइनस वन, सॉरी एम माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एम माइनस वन। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 164 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 5 को अंदर भेजो, 5m माइनस 5। हाँ 3n 3m, n नहीं, सही है ना? एस एम है तो 3m स्क्वायर और 5m। यहां पर भी 3m स्क्वायर और 5m, है ना? ऐसे हमने एस एम माइनस वन निकाला। आगे सिंप्लीफाई करो, 164 इक्वल्स टू 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3 को अंदर भेजो, 3m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6m प्लस 5m माइनस 5। सिंप्लीफाई करो, 3m स्क्वायर माइनस का 3m स्क्वायर, चलो अभी तो बाद में आंसर आउट करेंगे, अंदर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3m स्क्वायर प्लस 5m, नेगेटिव साइन खोल दो, नेगेटिव 3m स्क्वायर नेगेटिव 3 प्लस 6m माइनस 5m प्लस 5। 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 5m माइनस 5m कैंसिल आउट हो गया। माइनस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? प्लस 2, और प्लस का 6m बच गया। 2 को यहाँ लेके आओ, 162 हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा ये वाला 6, m की वैल्यू आ गई कितनी आई? 27। तो m कितना आ गया? 27। क्लियर है? समझ में आया क्या किया हमने? सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया ए एम का एस एम माइनस एस एम माइनस वन के फॉर्मूले। नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in the 38th installment? इसको होमवर्क टिक करें भाई। क्या बोला गया है? पहला इंस्टॉलमेंट कितना भर रहा है वो? होमवर्क टिक करो, पहला इंस्टॉलमेंट कितना भर रहा है? 100। कितने से इंक्रीज करता जा रहा है? 5 से। तो पहला 100, दूसरा 105, तीसरा 110। तो डी कितना आ गया? 5। बोल रहे 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा? तो ए 30 निकाल के देना है। सब गिवन है आपके पास, ठीक है? इसको होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17, 15, 13 and so on must be taken so that the sum is 72? एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब इसमें आंसर दो आने वाले हैं भाई। हाउ मेनी टर्म्स पूछा है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या? आपको क्या निकाल के देना है? एन निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। क्या निकाल के दोगे? एन निकाल के देना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास ए गिवन है कितना? 17। डी कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, उल्टा मत करना, सेकंड माइनस फर्स्ट ही करना है। 15 माइनस 17 कितना हो जाएगा? -2। तो ए है, डी है, क्या निकाल? एस एन भी है आपके पास, क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी
क्या मैं यहाँ पर a प्लस एल लगा सकता था क्या? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। वैल्यूज पुट करो, एस एन एन बाई टू एज इट इज, टू इंटू ए मतलब 2 into 17 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है -2। सिंप्लीफाई करो, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस एन गिवन है ना 72, टू को यहाँ भेजो कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू एन, यहाँ हो जाएगा आपके पास 34, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही बनेगी, हाँ ठीक है, डबल आंसर्स आएंगे भाई। -2 into n क्या हो जाएगा -2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। सिंप्लीफाई करो, और 144 इक्वल्स टू n, 34 + 2 इज 36 -2n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 144 इक्वल्स टू 36n -2n स्क्वायर, सबको इस तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 36n नेगेटिव हो जाएगा, और 144 तो है ऑलरेडी वहां पर। अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करना चालू करें क्या? नहीं, पहले सब में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, छोटी वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा n स्क्वायर -18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। 2 को 0 में भेज दिया, क्या बचा मेरे पास n स्क्वायर -18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करो भाई, 72 को स्प्लिट करना है 18 में, क्या करोगे 12 और 6, सो n स्क्वायर -12n -6n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लिया, n -12 आ गया, -6 कॉमन ले लिया, n -12 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ रही है भाई, n-6 मतलब n आ गया 6, और n-12 मतलब n आ गया 12। अब यहां पर कोई रीजन है क्या किसी एक को नेग्लेक्ट करने का? भाई n नेगेटिव भी नहीं है, डेसिमल में भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, होल नंबर है, मतलब n 6 भी हो सकता है, n 12 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप शुरू के 6 टर्म्स का सम करोगे, वो भी आपका क्या आएगा 72 आएगा, और शुरू के 12 टर्म्स का सम करोगे तो भी आंसर क्या आ रहा है 72। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट टू सिक्स और ट्वेल्थ, देखो बोल रहे हैं फर्स्ट टू सिक्स का सम करोगे तो भी 72 आएगा, और फर्स्ट टू ट्वेल्थ का सम करोगे तो भी 72 आएगा। यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है नेग्लेक्ट करने का कि नेगेटिव आ गया, डेसिमल आ गया, फ्रैक्शन, ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अब बोल रहे हैं एक्सप्लेन द डबल आंसर, आपका आंसर जो डबल आ रहा है वो करेक्ट तो है, एक्सप्लेन करो कि ये कैसे पॉसिबल है। अब शुरू के 6 टर्म्स का सम 72 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोल रहे हैं कि जब हम 12 टर्म्स उठाते तो भी सम 72 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां से 7th टर्म चालू हो रही है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इन सबका जब हम सम कर रहे हैं तो इनमें से कुछ पॉजिटिव रही होंगी, कुछ नेगेटिव रही होंगी, जो कि आपस में क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि भाई फ्रॉम 7th टू 12th टर्म का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि कुछ वैल्यूज उसमें पॉजिटिव रही होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव रही होंगी। इसलिए क्योंकि जब मैं फर्स्ट टू सिक्स का सम कर रहा हूं तो भी आंसर 72 मिल रहा है, और जब मैं फर्स्ट टू 12th का सम कर रहा हूं तो भी आंसर क्या आ रहा है 72, क्योंकि इतने पार्ट का जो सम हो रहा है इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट्स वाई दोनों आंसर्स क्या है, करेक्ट है। तो हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम A7 टू A12 इज 0। तो 7th टर्म से 12th टर्म का जब हम सम करेंगे वो खुद ब खुद 0 आ जाएगा, तभी हमारे पास ये दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। देखो 19th में क्या बोला गया है, इन एन एपी इफ 12th टर्म इज -13, मतलब A12 दिया हुआ है -13, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब S4 इज गिवन एज 24, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, आपको S10 निकाल के देना है। अब S10 निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या, A और D। A और D होता है तो हम कोई भी टर्म निकाल के दे सकते हैं। क्या मेरे पास यहाँ पर कहीं पर A गिवन है क्या, नहीं है, कहीं पर D गिवन है क्या, नहीं है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो अब इन दो वैल्यूज से हम क्या निकालेंगे, दो इक्वेशंस निकालेंगे। उन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे, एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट, वहां से मुझे क्या मिलेगा A और D, और A और D आ गया तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल के दे सकता हूँ। निकालो, क्या करें भाई, A12 का फॉर्मूला लगाएं। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A+12 - 1D, 12 - 1 मतलब क्या, 11D लिख दू डायरेक्ट। A12 की वैल्यू क्या है -13, तो A+11D, ये आ गई एक इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्या गिवन है मेरे पास, S4 है
S4 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 मतलब 4/2, 2a प्लस 4 - 1d। अब इसको सिंप्लीफाई करें, S4 की वैल्यू क्या है 24, 4/2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 3d, 2 से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 12 इक्वल्स टू 2a प्लस 3d। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट। क्या करें, एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2a है, यहाँ सिर्फ a है, तो क्या किया जाए, पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, है ना, स्टेटमेंट लिख लेना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशंस, तो हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 12, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा माइनस का 26, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 22d, हमने सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन चेंज करना है, माइनस 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 है तो प्लस, 2a कैंसिल आउट हो गया, 3 - 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 19d, प्लस का 26 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, प्लस का 38, तो d कितना बचा भाई, 38/-19 दैट इज -2। डी आ चुका, अब क्या चाहिए, ए। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, -13 इक्वल्स टू ए प्लस 11 इंटू डी, डी की जगह आ गया -2, सो -13 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस हो जाएगा 22, -22 को यहां भेजो, क्या बचेगा 9, तो ए कितना आ गया 9, A9 आ गया, डी आ गया। अब तो जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया है मुझसे, S10 निकाल दो, n/2, 2a, a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n-1 मतलब 10-1, और d कितना था -2, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो S10 आ जाएगा आपके पास 5, 18 - 18, चेक करो आंसर, S10 0 आ रहा है क्या, सो सम ऑफ 10 टर्म्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़ो। बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बोल रहे हैं 100 और 1000 के बीच में जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 है उनका क्या निकाल के दो, सम। कैसे निकालोगे, पहले तो सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट 100 के बाद पहला मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 105, देयरफॉर सीक्वेंस इसमें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सीक्वेंस इज, क्या होगा, पहला आएगा 105, अगला क्या होगा 110, अगला क्या होगा 115, लास्ट क्या होगा 1000 से पहले 5 का मल्टीपल कौन सा होता है 995। ये सीक्वेंस बन गया। अब बोल रहे हैं इसका सम निकाल के दो, कैसे निकालोगे, ए प्लस एल लगा सकते हैं, बट पहले पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, ए है आपके पास 105, डी है आपके पास 5, दिस माइनस दिस, आपको ए एन कंसिडर करना पड़ेगा किसको 995 को, क्योंकि सम निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि पूरी सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो पता करना पड़ेगा 995 कौन सी पोजीशन पे है, इसको ए एन कंसिडर करके इसके लिए एन पता करना पड़ेगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज व्हाट 995, ए इज 105, n -1 एंड d इज 5। 105 माइनस लेके जाओ, कितना हो जाएगा 890 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5, 5 को डिवाइड में लेके आओ, सो 890 अपॉन 5 इक्वल्स टू n-1, तो हो जाएगा आपके पास 168, n को 1 को इधर लेके आओ 169। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल 169। तो 169 टर्म्स है, अब आपको एस एन निकाल के देना, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो अब हम लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल, क्योंकि अब मेरे पास n भी है, दैट इज 169/2, a प्लस एल, a इज 105 एंड लास्ट टर्म इज 995। इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। हम्म, 550, 550 इंटू 169 करो, कितना आ रहा है 98, 98450। So this is sum of all terms, all natural numbers between 100 and 1000। अब देखो इसका 21st वाला भी समझ लो, सिमिलर है, इसको आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना। बोला गया फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स
फ्रॉम 100 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 and 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होते हैं? हाँ, क्या है? 2 and 3। 2 and 3। 2 and 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर हमें सही हैं। कैसे पता करोगे? अगर मैं बोलूं ऐसे नंबर जो 2 और 3, ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, या तो 2 से डिविजिबल हो उसको भी लेंगे, या 3 से डिविजिबल है उसको भी लेंगे। 2 एंड 3 बोल दिया मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। अल्टीमेटली किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखेंगे 100 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है? फर्स्ट नंबर क्या आएगा आफ्टर 100? तो 102 डिविजिबल है 6 से। सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? इसमें 6 ऐड कर दो। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 114 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा बताओ? अब 500 तो डिविजिबल नहीं है ना? 499 भी डिविजिबल नहीं है। 498 डिविजिबल है ना? कैसे चेक करोगे? देखो 499 करके देखो, 6 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 6 से कितना टाइम जाएगा? कितना बचेगा यहाँ पर? 79। कितनी टाइम्स आएगा? 9 टाइम। 79 तो नहीं आता भाई। 78 भी नहीं आता। 7 कैसे बच गया? कहाँ पर 8 होगा? अच्छा, 1 बचेगा है ना? 19 तो नहीं आता, एक नंबर कम करेंगे 18 आ जाता है। इसका मतलब 498 तो इससे डिविजिबल है। तो 498 इसका लास्ट ऑप्शन आ गया। देयरफॉर सीक्वेंस आ गया आपके पास। सीक्वेंसेस 102, 108, 114 एंड सो ऑन 498। बाकी का जो प्रोसेस है सीक्वेंस आने के बाद के पहले मैंने इसको ए एन लिया, एन निकाला, फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया। इतना नोट करो, बाकी घर से करके आना है तुम्हें। 21। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। 22 में बोला गया है कि इन एन एपी इफ द pth टर्म इज 1/q। ध्यान दो, इफ द pth टर्म इज 1/q इसका मतलब क्या है? pth टर्म मतलब एपी इज 1/q, मतलब pth टर्म आपके पास 1/q गिवन है। फिर आगे क्या बोला गया भाई? एंड qth टर्म इज 1/p, मतलब aq इज 1/p। Then prove that the sum of first PQ terms is this। Sum of first PQ terms मतलब SPQ कितना गिवन है? 1/2 PQ प्लस 1। ये आपको 2 प्रूफ करना है। आई बात समझ में? क्या गिवन है, क्या 2 प्रूफ है? ये दोनों चीजें गिवन है। pth टर्म इज 1/q, qth टर्म इज 1/p। क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ PQ टर्म्स क्या होना चाहिए? 1/2 PQ प्लस 1। अब सम फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, क्या क्या? ए और डी है क्या हमारे पास? नहीं। दो वैल्यूज हैं, दोनों में से इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा? ए और डी। ए और डी आ गया, फिर उसको उसमें पुट करके हम क्या निकालेंगे? आंसर निकाल लेंगे। पहले हम किसको यूज कर रहे हैं? एपी। एपी का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1डी। और एपी की वैल्यू क्या है? 1/q। तो 1/q इक्वल्स टू ए पी माइनस 1डी। ये आ गई इक्वेशन 1। आगे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इधर बात करते हैं ए क्यू इज ए प्लस क्यू माइनस 1डी। ए क्यू की वैल्यू है 1/p, ए प्लस क्यू माइनस 1डी। इसको भी आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दोनों का ए का कोफिशिएंट सेम है क्योंकि दोनों के आगे ए लिखा हुआ है। क्या मैं डायरेक्टली दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूं? कर दो भाई। क्या होगा? इसको लिख लो या इसको लिख लो। ए प्लस पी माइनस 1डी इक्वल्स टू 1/q, और यह है ए प्लस क्यू माइनस 1डी इक्वल्स टू 1/p। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज, ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी हो गया नेगेटिव। ए से ए तो कट गया, बचा क्या? p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, तो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो p माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1, और साथ में क्या है? d। यहाँ क्या बचा? 1/q माइनस 1/p। आया समझ में? आगे सिंप्लीफाई करो, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? p माइनस क्यू। इधर एलसीएम लो, p और q का एलसीएम क्या आएगा? पी क्यू। इधर मल्टीप्लाई होगा p, इधर मल्टीप्लाई होगा q। p माइनस क्यू इधर पे भी है, p माइनस क्यू इधर पे भी है। फाइनली d क्या मिल रहा है? 1/pq। d आ चुका, मुझे क्या भी चाहिए? a। किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1।
पुट करो भाई इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/q इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन, और d की जगह पर पुट कर रहे हैं 1/pq। अब क्या करें भाई, कैसे सिंप्लीफाई करें एक ही वैल्यू। देखो इसको मैं अगर और ऐसा लिख लूं कि a प्लस p माइनस वन अपॉन पी क्यू। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, पी क्यू एक ही वैल्यू चाहिए, तो इस पूरी टर्म को जो कि प्लस में उठा के इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस। सो 1/q माइनस p माइनस वन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू a। पी क्यू और क्यू का एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू, क्योंकि जो चीज दो बार होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। बाकी बच गया पी। यहां पर क्यू है क्या, नहीं है, पी नहीं है, ऊपर पी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन खोलोगे तो माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस वन, पी से पी कटा, ए कितना मिल रहा है आपको 1/pq। देखो ए और डी दोनों सेम मिल रहे हैं, 1/pq 1/pq। अब आपको क्या निकालना है, एस पी क्यू, तो लगा लो फॉर्मूला एस पी क्यू। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो पी क्यू बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो पी क्यू माइनस वन डी। अब ए और डी डाल दो, एस पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू बाई टू, टू ए की जगह पर रखना है 1/pq, प्लस पी क्यू माइनस वन, और डी की जगह पर भी क्या रखना है 1/pq। अब ध्यान दो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों में 1/pq कॉमन है, 1/pq बाहर निकाल लो, तो एस पी क्यू क्या मिलेगा, पी क्यू बाई टू, और एक 1/pq हमने बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से बचा क्या, टू प्लस पी क्यू माइनस वन। पी क्यू से पी क्यू कटा, क्या बचा 1/2, टू प्लस पी क्यू माइनस वन। अब टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन, सो पी क्यू प्लस वन। क्या मुझे ये प्रूफ करना था क्या, देखो एस पी क्यू क्या होना चाहिए 1/2 पी क्यू प्लस वन, और हमारा एस पी क्यू क्या आ चुका 1/2 पी क्यू प्लस वन, और ये मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, बस वेरिएबल्स दिए हुए हैं नंबर्स की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। इसका मतलब आपके पास एस सिक्स दे रखा है 42। फिर बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द टेंथ टर्म टू द 30th टर्म, रेशियो ऑफ टेंथ टर्म टू द 30th टर्म इज व्हाट, इज 1:3। सो A10 अपॉन A30 दिया हुआ है आपके पास 1:3। फिर बोला गया है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म, मतलब आपको A और A13 फाइंड आउट करके देना है। क्या करें, दो कंडीशंस है, दोनों से दो इक्वेशंस बनाओ, दोनों को एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करो। पहले इससे करते हैं, A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D, A30 का A प्लस 29D, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3A प्लस 27D, और यहाँ आ जाएगा A प्लस 29D। अब यहाँ से इसको A को यहाँ भेजो, 2A हो जाएगा, 27 को वहां भेजो, क्या हो जाएगा 2D। तो A और D आपस में क्या आ गया, इक्वल हो गया। अब बोले गए हैं कि S6 का फॉर्मूला होता है 6/2, 6/2 2A प्लस 6 माइनस 1D। अब बोल रहे हैं D की जगह आप A पुट कर सकते हो, तो क्या मैं इसी स्टेप में कर दूं, D की जगह मैंने डाल दिया A। अब ध्यान दो यहाँ पर हो चुका है 3, S6 का फॉर्मूला, X6 की वैल्यू है 42, 3 जो है वो आ जाएगा नीचे, ये बचेगा आपके पास 2A प्लस 5A, तो 3 से A कटेगा, ये हो जाएगा 7A, 14 इक्वल्स टू 7A, तो A कितना आ गया 2, A 2 आ गया, तो देयरफॉर D भी कितना आ जाएगा 2। अब A और D आ चुका है, क्या पूछा गया आपसे, A तो आ गया फर्स्ट टर्म, फाइन 13th टर्म, तो A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12D, और A प्लस 12A लिख सकते हैं क्योंकि A और D इक्वल है, तो हो जाएगा 13A, और A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 2, तो 13 इंटू टू इज व्हाट 26, सो 13th टर्म इज 26 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24, बोला गया है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस 15, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो हम मान लेते हैं दो जो एपीज हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, A12, और नहीं क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn, और दूसरे वाले को हम लिख लेते हैं S'(n). इनका रेशियो आपके पास गिवन है कितना, 3n प्लस 8।
इज टू 7n+15। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स ट्वेल्थ टर्म, मतलब A12 अपॉन कैपिटल A12 बोल देते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? दो एपीज है, ध्यान देना, दोनों का ए अलग है, दोनों का डी अलग है। इसको मैंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है ना, इसको एस से और इसको एस डैश से। तो हमारे पास दो एपीज है, दोनों के सम का जो प्रोपोर्शन है वो गिवन है, दोनों के 12th टर्म का रेशियो निकालना है। 12th टर्म का रेशियो मतलब क्या? आपको फाइंड आउट करना है A+11D अपॉन कैपिटल A+11 कैपिटल डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना अल्टीमेटली, है कि नहीं? क्यों भाई धीरज, क्या फाइंड करना है? किसकी? A12, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्या फाइंड करना है हमको? रेशियो ऑफ देयर ट्वेल्थ टर्म। तो A12 ये पहली एपी हो गई, इसको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी एपी को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो A12 मतलब क्या? A+11D और अपॉन में कैपिटल A प्लस कैपिटल 11D हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें भाई? एक ही चीज गिवन है, उसको सॉल्व करना चालू करो। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, इसको हमने स्मॉल में लिखा। नीचे वाली जो एपी उसको कैपिटल में लिख रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि सिर्फ n सेम है दोनों का, a और d दोनों का अलग अलग है। 3n+8 अपॉन 7n+15। अब देखो, आपके पास इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल्स कितने सारे हैं? n भी मिसिंग है, ए भी मिसिंग है, ये डी भी मिसिंग है, स्मॉल ए भी मिसिंग है, स्मॉल डी भी मिसिंग है। इक्वेशन एक, वैल्यूज कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं? 5। ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो हम क्या करते हैं? सिर्फ कंपैरिजन ही काम कर सकता है। दूसरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन से आप प्रोपोर्शन में ही जंप करो, मतलब ऐसा है, इसको धीरे धीरे ऐसा बनाने की कोशिश करो खुद ब खुद ये बन जाए। तो हमको ना ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चारों वैल्यूज इसमें भी है। तो n/2 सबसे पहली फुर्सत में दिख रहा था, कैंसिल कर दिया। क्या बचा? 2a प्लस n-1d। अब देखो उसमें मॉडिफिकेशंस हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मॉडिफिकेशंस है, ध्यान से समझना। अब मेरे पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स 5 है, कंपेयर करने को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं 2a प्लस n-1d ऐसा कुछ यहां बना दूं, कंपेयर कर दूं, पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन भी काम नहीं कर रहा, एक इक्वेशन से 5 वेरिएबल है। क्या करें? कोशिश करेंगे कि यार डायरेक्टली ये बन जाए। डायरेक्टली ये कैसे बनेगा, समझो। डायरेक्टली ये कैसे बनेगा? अब मुझे चाहिए यहां पर a, इन्होंने क्या दे रखा है? 2a। क्या चाहिए था? a चाहिए था, यहां पर क्या है? 2a है। तो 2 अगर मुझे हटाना हो तो क्या करूं? कॉमन ले लूं क्या? अब इसमें तो था है 2, यहां तो 2 है नहीं, फिर क्या हो जाएगा? अगर उसमें 2 नहीं है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां तो बचा a, यहां क्या बचेगा? ऐसे लिख दो n-1d, बस सही है। बता चुके हैं भाई तुमको। देखो 5n+10 है, क्या कॉमन है? निकाल लिया, कितना बचा है? कैसे है? हमने जो भी चीज कॉमन निकाली वो दोनों से डिवाइड होती है, कैसे? 5n से भी 5 डिवाइड हो गया, 10 से भी 5 डिवाइड हो गया। अब यहाँ तो डिविजिबल था, इसलिए हमारे पास क्या बचता है? n+2। अब यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला तो इससे तो डिवाइड हो गया, 2 कट गया, इसके पास तो है नहीं, तो यहाँ तो 2 बच जाएगा एक। तो कॉमन जो चाहिए अगर मैंने निकाला है, कुछ नहीं है, तो वो चीज कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में आ जाती है। ऐसे यहाँ पर करा मैंने, 2 बाहर निकाल लिया, a+n-1 था, अपॉन में 2 आ गया, इक्वल्स टू में वही चल रहा है, 3n+8 अपॉन 7n+15। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब a प्लस समथिंग डी, 11d, तो इस समथिंग की जगह पर मुझे क्या रखना है? 11 रखना है। आ रही बात समझ में? तो इस समथिंग की जगह अगर मैं 11 बनाऊंगा तो सिर्फ इधर डायरेक्टली 11 तो नहीं लिख सकते, इसकी वजह से जो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी वो भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी। मान लो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, लेट n-1/2 की जगह मुझे क्या चाहिए? 11 चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n-1 कितना आ गया? 22। n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। मतलब अगर मैं n-1/2 की जगह 11 रख रहा हूँ इस लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आरएचएस साइड में n की जगह पर मुझे क्या भी रखना पड़ेगा? 23 भी रखना पड़ेगा। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं a प्लस
n माइनस वन बाई टू की जगह क्या डाला है मैंने 11, और वापस से डिनोमिनेटर में भी a प्लस 11d। अब इस तरफ चेंजेस हो जाएंगे, 3 इंटू एन नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा 23 रहेगा प्लस 8। नीचे क्या है 7 इंटू एन नहीं रहेगा 23 रहेगा प्लस 15। तो a प्लस 11d किसका फॉर्मूला होता है a 12 का। a प्लस 11d किसका फॉर्मूला होता है a 12 का। 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा 96 और 69 प्लस 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 161 प्लस 15, है ना। अब ऐड कर लो आंसर आ जाएगा ए 12 अपॉन ए 12 इस वॉट 77, और ये हो जाएगा आपके पास 671 176। तो रेशियो ऑफ 12 टर्म्स हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया 77:176। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना। 77 7 अपॉन 16, हाँ तो ये 11 से कट जाएगा। 11 7 जा 11 1 जा 11 6 जा, सो 7:16। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इफ a plus b plus c is not equals to 0 and b plus c upon a, c plus a upon b and a plus b upon c are in AP, ये गिवन है, ये तीनों एपी में है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर ऑल्सो इन एपी। मेरे पास तीन चीजें एपी में है, मेरे पास बाकी की तीन चीजें जो गिवन है उनको एपी में लाना है। कैसे लाओगे भाई, कैसे लाओगे। तीन चीजें एपी में है उसका मतलब क्या, हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी याद करो। हमने पढ़ा था कि अगर हम एपी में सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो भी वो क्या रहेगा एपी में रहेगा। अब मेरे दिमाग में कैसा है वो भी समझो कि भाई बी प्लस सी था, अगर मुझे ए बी सी तीनों चाहिए तो बी प्लस सी था, क्या मिसिंग है ए, उसके अपॉन में है। ए प्लस सी है, क्या मिसिंग है बी, उसके अपॉन में लिखा हुआ है। ए प्लस बी है, क्या मिसिंग है सी, उसके अपॉन में लिखा हुआ है। तो जब भी कोई चीज अपॉन में है उसको आपको एडिशन में ऊपर लाना है तो आप क्या करते हैं प्लस वन करते हैं, क्या करते हैं प्लस वन, ताकि एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ में अगर प्लस वन कर दूं तो ए और वन का एलसीएम क्या आएगा ए, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ प्लस वन कर दे तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी। यहाँ प्लस वन करेंगे तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी सी तीनों में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी आर इन एपी, ये हमारे पास गिवन। ठीक है, अब मैं दोनों सब तीनों में ऐड वन कर दूं, ऐड वन टू ईच टर्म, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए प्लस वन, सी प्लस ए अपॉन बी प्लस वन, और ए प्लस बी अपॉन सी प्लस वन आर ऑल्सो इन एपी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट बोलती है कि अगर आप हर टर्म में सेम नंबर को ऐड करते हो तो क्या बनता है, तो भी एपी बनता है, मतलब ये तीनों भी एपी में। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या है ए, या क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। एलसीएम लोगे बी तो ये क्या आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। एलसीएम लोगे सी तो ये क्या आया ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या है आर एन एपी, क्योंकि एपी बना था। अब मुझे क्या चाहिए था 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, अपॉन में ए अपॉन में बी अपॉन में सी तो आ चुका। एबीसी 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 हटाना है, तो क्या मैं सब में एबीसी डिवाइड कर दूं, क्योंकि सब में ऐड वन कर सकते हैं तो सब में एबीसी हम क्या भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड ए प्लस बी प्लस सी बाई ईच टर्म, हर टर्म में से हमने क्या क्या डिवाइड कर लिया ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, क्योंकि हमने डिवाइड भी कर लिया तो भी क्या ये रहने वाला है आर इन एपी। और मुझे ये प्रूफ करना था 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर ऑल्सो इन एपी, हेंस प्रूफ। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। इनको एपी में शो करना है इफ 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ये तीनों एपी में है, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये तीनों एपी में है,
और ये तीनों एपी में है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या करोगे? देखो, इसमें कोई भी पैटर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं +1 करूंगा तो ऊपर b+c+1 बन जाएगा, यहाँ +1 करूंगा तो c+a+1 बन जाएगा, जो कि बेनिफिशियल कुछ है नहीं। क्या करना चाहिए? अगर हम देखें कि ये तीनों एपी में है तो एक कंडीशन तो सबको याद होगा कि 2 टाइम्स ऑफ 1/c+a इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब 1/b+c प्लस 1/a+b, क्योंकि और कोई ऑप्शन फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या किया जाए? सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 2/c+a इक्वल्स 1 एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? एलसीएम आ गया b+c एंड a+b। यहाँ आ जाएगा a+b और यहाँ आ जाएगा b+c। सिंप्लीफाई करो, 2/c+a इक्वल्स टू a+2b प्लस c अपॉन b+c और अपॉन में a+b। देखा जाए तो इसमें से भी हमें कुछ बेनिफिशियल दिखाई दे नहीं रहा, और क्योंकि और कोई ऑप्शन भी हमें दिख नहीं रहा, तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें? करें क्या? देखो, करोगे तो तुम्हें मिलेगा b+c a+b। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इन तीनों का एपी में, मतलब मुझे चाहिए 2b² शुड बी इक्वल्स टू a² + c²। देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। a+2b+c में मल्टीप्लाई करना है हमको c+a। मल्टीप्लाई करो, 2 को बाहर रखो फिलहाल। ab प्लस b² प्लस ac प्लस bc। यहां बनेगा आपके पास ac प्लस a² प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस c को करोगे तो c² प्लस ac। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ab प्लस 2b² प्लस 2ac प्लस 2bc। कुछ कट रहा है क्या? ac प्लस a² प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस c² प्लस ac। क्या क्या कट रहा है? 2bc कैंसिल आउट हो गया और 2ab कैंसिल आउट हो गया, और कुछ? देखो, ac प्लस ac क्या बनेगा? 2ac, और 2ac मेरे पास यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा? 2b² इक्वल्स टू a² प्लस c²। और इसके कहने का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर a² b² c² आर इन AP। क्लियर है? आया समझ? नो। क्वेश्चन 27 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। बोला गया है, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 21 and their product is 315। बोल रहे 3 नंबर बताओ ऐसे जो एपी में हो, जिनका सम क्या हो? सम क्या हो? 21 और प्रोडक्ट क्या हो? 315। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, याद हो तो, कि जब भी हमें 3 टर्म्स आर इन एपी लेना होगा तो हम वो कौन से लेंगे? a-d और a+d, है ना? ऐसे ही 5 टर्म्स होंगे तो a-d, a+d, a+2d और a-2d, है ना? तो यहाँ पर 3 टर्म्स हमें, और ये बेनिफिशियल कब होगा? व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी। और हम a-d, a+d क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब उसका सम गिवन हो, सम गिवन होगा तभी डी से डी कैंसिल आउट होगा। तो इसको तभी लेना है जब आपके पास सम गिवन हो, है ना? सम नहीं गिवन है तो आप ये लोगे तो फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तब फिर नॉर्मल a+d और a+2d लेंगे। इसमें तो सम गिवन है। सम ऑफ 3 टर्म्स कितना गिवन है? 21। और प्रोडक्ट कितना गिवन है? 315। तो सम लेट 3 टर्म्स इन एपी बी, हमने बोल दिया 3 टर्म्स जो आ रही हैं वो क्या ले रहे हैं हम? a-d, a और a+d। ना हमें बोला है कि इन तीनों का सम, कि a-d, a और a+d कितना है? 21। d से d कट गया, क्या बचा? 3 इक्वल्स टू 21। a कितना आ गया? 7। अब पूछा गया है, प्रोडक्ट है आपके पास क्या? 315। प्रोडक्ट मतलब क्या? a-d मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a+d। इन तीनों का प्रोडक्ट है 315। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहां पर हमने a-d a+d ले लिया तो तुम यहां पर ये लेने लगो a+d और a+2d। ऐसा नहीं, जो 3 टर्म्स यहां पर लिए वही 3 टर्म्स को पूरे क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो a तो मुझे मिल चुका है, कितना? 7। पुट कर दो, 7 - d 7 और 7+d इक्वल्स टू 315। 7 को डिवाइड में लेके जाओ तो यहाँ a-d a+d a+b a-b कितना होता है? a² - b²।
और 315 ये जो 7 था हमने डिवाइड में भेज दिया, कितना टाइम्स कटेगा? 45। ए स्क्वायर ये क्या हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 45। 45 को यहाँ लाओ, डी स्क्वायर को वहां लेके जाओ। 49 माइनस 45 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो डी कितना आ जाएगा भाई? 2 है ना, √4 जो कि क्या आ जाएगा 2। अब डी आ चुका है मेरे पास, 2 नहीं क्या, 2 नहीं आया, क्या आया है? +-2 आया है। फिर डी तो आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब आपको तीन टर्म्स निकाल के देनी है। आपके पास दो चीजें हैं, व्हेन ए इज 7 एंड डी इज 2, व्हेन ए इज 7 एंड डी इज -2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने लिए है a माइनस डी, तो इस केस में a माइनस डी मतलब 7 - 2 जो कि क्या आ जाएगा 5। सेकेंड टर्म हमने लिया है a जो कि इस केस में है 7, और थर्ड टर्म हमने लिया है a प्लस डी जो कि इस केस में आ जाएगा 7 + 2 दैट इज 9। सेम चीज यहां करनी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म a माइनस डी मतलब 7 माइनस -2 मतलब +2 9। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा a जो कि 7 है, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा a प्लस डी मतलब 7 - 2 जो कि क्या आ जाएगा 5। तो देखो आ तीन टर्म सेम रही है, 5 7 9, 5 7 9, बस ऑर्डर चेंज हो जाता है जब हम प्लस माइनस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड पार्ट करते हैं। बोला गया है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 24, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। ये तो बहुत इजी है, ये तुम लोग घर से ट्राई करोगे, है ना। इस बार क्या सम दे दिया, वही तीन टर्म्स लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना गिवन है हमारे पास 194। वहां सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 30। सेम कंडीशन है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7। फाइंड द नंबर्स, ट्राई करते हैं। लेट हम मान लेंगे थ्री नंबर्स बी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हमने मान लिया ये तीनों नंबर्स क्या है, एपी में है। बोला गया इनका सम कितना है, सम कितना है, सम इज 30। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 30। डी से डी कटा, 3a इक्वल्स टू 30, तो ए आ जाएगा आपके पास 10। फिर बोला गया द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर है ये, थर्ड नंबर है ये। सो फर्स्ट एंड थर्ड का जो रेशियो है दैट इज 3:7। सो a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी इज 3:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इक्वल्स टू 3:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70 माइनस 7d, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 3d। 7 को वहां भेजो, 30 को यहाँ लाओ, ये हो जाएगा 40। 7 + 3 हो जाएगा 10d, तो d आ गया आपके पास 4। अब a और d आ गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द थ्री नंबर्स। देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमने लिया था a माइनस डी विच इज 10 माइनस 4 6। सेकेंड नंबर हमने लिया था a दैट इज 10, और थर्ड नंबर लिया था हमने a प्लस डी विच इज 10 + 4 विच इज 40। तो हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए 6 10 एंड 14। क्वेश्चन है, ये हम क्लास 10th में भी कर चुके हैं। पढ़ो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला गया, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 lakhs इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 years। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 years। क्या बोला गया है, S20 आपको निकालना है। ए क्या है, ए क्या है 3 लाख। फिर बोला गया है डी कितने उससे बढ़ रही है, 10,000 से बढ़ रही है, और आपको S20 टोटल निकाल के देना है। कर सकते हो क्या, कर सकते हैं क्या, करके दिखाओ। फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 3 लाख, डी है आपके पास 10,000 क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 10,000 से। फॉर द नेक्स्ट 19 years मतलब टोटल S20 आपको निकाल के देना है, टोटल 20 years में उसको कितना अमाउंट मिला। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1। लगाओ सब लोग, आंसर निकाल के दिखाओ। सबका आंसर आ गया 79 lakhs। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 29।
क्वेश्चन 29 में बोला गया है, अ पर्सन वॉज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 इन 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस एंड अ सैलरी ऑफ रुपीज 29,000 इन 19th ईयर, given that pension is half the salary at the retirement time, find his monthly pension if he had put 25 years of service before retirement, assume that annual increment is constant। क्या बोल रहे हैं कि उसने जब सैलरी निकालता था वो 11th ईयर में कितना सैलरी था उसका 25,000, मतलब A11 आपके पास गिवन है 11th टर्म 25,000। फिर बोल रहे हैं 19th ईयर में जब वो ड्रॉ करता था सैलरी वो करता था 29,000। फिर गिवन दैट द पेंशन इज हाफ द सैलरी एट द रिटायरमेंट टाइम, पेंशन क्या आएगी रिटायरमेंट टाइम पे, जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हो उस महीने में जितनी भी सैलरी होगी उसका आधा आपका क्या होगा पेंशन होगा। फिर बोला गया है फाइंड हिज मंथली पेंशन, तो मंथली पेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जब वो रिटायर हुआ तब उसकी सैलरी क्या थी वो निकालना पड़ेगा और उसका हाफ कर देंगे। बोल रहे 25 साल की उसकी सर्विस थी तब उसकी सैलरी कितनी होगी निकालना है, मतलब आपको क्या निकाल के देना है A25 निकाल के देना है। A25 मतलब उसकी रिटायरमेंट पे कितनी सैलरी रही होगी और उसका पेंशन क्या होगा उसका जस्ट हाफ। तो अब इसको कैसे निकालेंगे A25, जो दो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को लिखो, उनकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। A11 को क्या मैं डायरेक्टली A+10D लिख लूं, A+n-1D कितना है 25,000। A19 को क्या मैं A+18D लिख लूं, A+19-1D 29,000। क्या इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -80 और ये हो गया -4,000। तो डी आपका क्या आ गया 4,000/8 विच इज व्हाट 500। तो डी कितना आ गया 500। अब क्या चाहिए मुझे ए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है A+10D, डी की जगह पर 500 इक्वल्स टू 25,000, तो हो जाएगा A+5,000 इक्वल्स 25,000, दैट इज A इक्वल्स जस्ट 20,000। तो उसकी इनिशियल सैलरी जो रही होगी वो क्या रही होगी 20,000 रही होगी। अब तुमसे पूछा गया 25th ईयर में उसकी क्या सैलरी होगी, मतलब A25, तो हो जाएगा A+24D, A इज व्हाट 20,000 प्लस 24, D इज व्हाट 500। तो आपके पास आ गया 24,000 प्लस ये हो जाएगा 12,000, है ना। कितना हो जाएगा 32,000। तो उसकी जो सैलरी रही होगी 25th ईयर में रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी होगी 32,000 पर मंथ। देयरफॉर पेंशन इज व्हाट, पेंशन इज 32,000 जितना भी था उसका हाफ विच इज 16,000। उसका जो पेंशन आएगा मंथली वो कितना आएगा 16,000 पर मंथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन 31 में बोला गया है मैन एक्सेप्ट्स अ पोजीशन विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,200 per month, initial salary of 5,200 per month. It is understood that he will receive an automatic increase of rupees 320 in the very next month and each month thereafter. तो यहाँ पर A कितना है, A is 5,200, हर बार उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 320 का, तो B is 320। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज सैलरी फॉर 10th मंथ, मतलब A क्या निकाल लो। सेकंड पार्ट में बोला गया व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब क्या कितने महीने की अर्निंग निकालनी है 12 महीने की, मतलब आपको क्या निकाल के देना है एस 20। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 32 पर बोला गया है अ पर्सन बाइज एवरी ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर्स परचेज बाय ₹5,000। आफ्टर 10 years he finds the total face value of certificates purchased by him is 2,75,000। फिर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट्स परचेज्ड बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर। क्या बोल रहे हैं, हर साल वो जो पेंशन सर्टिफिकेट खरीदता है, सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है, पिछले साल जितने भी खरीदते थे उससे 5,000 बढ़ा देता है, मतलब हर वैल्यू हर बार वैल्यू कितने से बढ़ रही है 5,000 से बढ़ रही है, मतलब आपका डी क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 में आपका डी हो गया 5,000। तो बोल रहे हैं उसने टोटल जब अपनी सेविंग्स देखी तो उसका जो फेस वैल्यू है
आफ्टर 10 years मतलब S10 जो है टोटल वो कितना आ रहा है उसका 275,000 2,75,000 उसका टोटल 10 सालों में उसने जितना भी अक्यूमुलेट किया था सारे 275,000 और आपको फाइंड क्या करना है कि उसने फर्स्ट ईयर में कितना परचेज किया होगा मतलब आपको ए निकाल के देना है। तो किसका फॉर्मूला लगाओगे एक्सटेंस का फॉर्मूला लगाओ ए निकाल के देना। हर्षल आंसर है 33 अलग है देखो 33 करते हैं बोला गया है एन एनजीओ वांट्स टू इन्वेस्ट 3 lakhs in a bond which pays 5% annual interest first year 6% second year 7% third year and so on. The interest received per year is to be utilized for the education of poor people. If the investment is done for 10 years find the total interest received. बोल रहे इंटरेस्ट कितना मिला टोटल जो आपको बता के 10 साल तो अगर मैं देखूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में मुझे बोला गया है टोटल जो अमाउंट है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 लाख बट हमें जो एपी बनाना है किसकी बनानी इंटरेस्ट की क्योंकि आपको टोटल इंटरेस्ट निकाल के देना है तो अगर मैं पूछूं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला कितना परसेंट 5% ऑफ व्हाट जितना इम्पोर्टेंट है 3 lakhs 5% ऑफ 3 lakhs कितना आ जाएगा 15,000 तो फर्स्ट ईयर उसको इंटरेस्ट कितना मिला 15,000 अगर बात करूं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7% 6% so 6% ऑफ 3 लाख कितना आ जाएगा 18,000 अगर हम बात करें इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 7% ऑफ 3 lakhs 28,000 क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है ये भी फॉर्म कर रहा है ना therefore इंटरेस्ट फॉर्म्स एट एपी और वो एपी क्या दिखाई दे रहे हैं 50,000 18,000 और 21,000 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या चाहिए बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की तो टोटल इंटरेस्ट टोटल मतलब क्या 10 सालों का टोटल इंटरेस्ट ऐड करके निकाल के देना है तो आपको क्या निकाल के देना है एक्सटेंड और आपके पास ए दिखाई दे रहा है 15,000 डी का दिख रहा है दिस माइनस दिस व्हिच इज 3,000 और बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके बाकी निकालो एक्सटेंड के बाकी हां क्वेश्चन नंबर 34 पर बोला गया है तुम्हारा भाई से मारुति कार फॉर रुपीज 2,40,000 एट अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड द रेस्ट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 रुपीज प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट इवेंचुअली व्हाट विल द कार कॉस्ट हिम क्या कह रहे हैं उसको टोटल जो कॉस्ट था टोटल प्राइस जो था उसका वो कितना था 2,40,000 उसने डाउन पेमेंट कितना किया 1,20,000 अब जो बच गया उसको वो लोन करा रहा है और उस पर 12% क्या पे कर रहा है इंटरेस्ट पे कर रहा है तो लोन कितना बच गया 1,20,000 को वो लोन करा रहा है। अब लोन को करा रहा है और लोन को रीपे कैसे कर रहा है वो पे कर रहा है 10,000 पर मंथ प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन दी अनपेड अमाउंट क्या कर रहा है पहले बार पहली जब ईएमआई भरेगा अगर मैं लिखूं यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई में कितनी देंगे वो भी 10,000 रुपीज दे रहे हैं प्लस कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं 12% ऑन दी अनपेड अमाउंट 10,000 रुपीज अनपेड अमाउंट कितना रहेगा 1 लाख 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 10,000 को दे रहा है अनपेड अमाउंट मतलब 1 लाख 1,10,000 का वैल्यू 10% to 12% निकल गया तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 12% इसका कितना हो जाएगा 1,132 13,200 रुपया दे रहा है इंटरेस्ट पे कर रहा है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जो देगा वो दे रहा है 2,326 कितना होगा उसका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितना होगा जैसे अनपेड अमाउंट उसका 1,20,000 अनपेड अमाउंट उसका 1,20,000 कितना लोन पे कर चुका है ना अब अच्छा होता क्या है कंडीशन क्या है कि भाई जब मैंने गाड़ी ली मैंने उसके बिल पे डाउन पेमेंट करें अब जो ईएमआई चालू होती है वो इस महीने से चालू होती है
आज ही मैंने डाउन पेमेंट किया, आज ही मेरे पहले महीने बने नहीं, अगले महीने से बनना चालू होगी, तो वो जो महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो अनपेड अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ। अनपेड अमाउंट कितना रहेगा था 1,20,000 ना, तो इसका 1,20,000 का आपको 12% निकालना पड़ेगा, व्हिच इज 1,44,006, व्हिच इज 2,446। अब सेकंड ईएमआई जब वो पे करेगा तो भी वो 10,000 पे देगा, प्लस अब वो 10,000 पहले से पे कर चुका है, अब कितना लगेगा इसमें 12% का 1,10,000, which is what 10,000 प्लस इसका 12% निकालना तो 1,50,000। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2,3,2,000। ये इसकी सेकंड ईएमआई है। थर्ड ईएमआई की बात करें, थर्ड ईएमआई कितने देगा 10,000 तो दे ही रहा है, प्लस 12% ऑफ अनपेड अमाउंट कितना बचेगा 1,00,000, तो 10,000 प्लस 12% ऑफ 1,00,000 कितना हो जाएगा 12,000 है ना, कितना पे करेगा 22,000 पे करेगा। अब मुझे बताओ ये कितना बना रहा है, दिस माइनस दिस कितना है 12, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है 12,200। This minus this is 12,200. नहीं, 1200. This minus this is again 1200. चलिए एक तरह clearly EMIs forms and AP बना रहे हैं। अब AP बना रहे हैं तो मेरे को रिजल्ट दे रहे हैं, जो AP बना रही है वो बन रहे हैं 2,4,4,000, then 2,3,2,000 and 2,2,000 and so ये बन रही है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना है, कितने सालों के लिए वो ईएमआई पे करेगा। इसमें 1,20,000 का अमाउंट चुका है, 10,000 दे रहा है, तो 60 से बढ़ा कितने साल कितने महीनों तक देना पड़ेगा 12 महीनों तक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको 12 मंथ्स तक उसको कितना देना पड़ा, मतलब मुझे क्या निकालना है S12। ये तो पता चल जाएगा कि 120 तो डाउन पेमेंट कर चुका है, वो डाउन पेमेंट करने के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट उसको कितना पड़ रहा है 1,20,000 जो पे कर चुका, प्लस ये जो S12 की वैल्यू आएगी दैट इज द टोटल कॉस्ट। S12 निकालो, आपके पास A है B है सारी चीजें हैं, S12 निकालो और उसको फिर 1,20,000 से ऐड करो, तब पता चलेगा टोटल कॉस्ट क्या है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप किया था, ऐसा आज दिस क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में भी है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर एग्जांपल में। ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो मार्क भी चल रहे हैं। तो बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन दीस टू सीक्वेंसेस, इन दोनों सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, आइडेंटिकल मतलब क्या सेम टर्म्स, जैसे यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है पहला सेम टर्म क्या है 1, दूसरा सेम टर्म क्या दिखाई दे रहा है 13, ऐसा इसका 197 तक और इसका 196 तक अगर हम लेके जाए तो कितने इनके बीच में सेम नंबर ऑफ टर्म्स बनने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इन दोनों एक बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स से निकालने के लिए क्या करोगे, इसको an अज्यूम करेंगे और इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे n फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हम an इसको अज्यूम करेंगे 196 को और इसके लिए भी क्या फाइंड आउट करेंगे n फाइंड आउट करेंगे। तो कोशिश करते हैं an का फॉर्मूला लगा रहा हूं an इक्वल्स टू a प्लस सो 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है d कितना है 5 माइनस 1 4 n माइनस 20 क्या है माइनस में लिखना 196 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स n माइनस उस डिवाइड करेंगे 416 ये इसका 9 टाइम्स हम मुझे लिखते हैं n कितना है। सो फर्स्ट एक में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सेकंड की बात करें तो an दिया है 196 सो an इक्वल्स टू a प्लस 1 प्लस n माइनस 1d सो n माइनस 1 और d कितना है इसमें 3 इधर लिखे हो 195 डिवाइडेड बाय 3 इज n माइनस 1 3 से आंसर हो 1565 और n बचेगा हमारे पास 66। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो 3 टर्म्स है, सेकंड स्टेटमेंट में कितने टर्म्स है 66 टर्म्स, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है।
तो मुझे आइडेंटिफाई ये करना है कि इनमें कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स है ना, कि इसमें क्या क्या नंबर ऑफ टर्म्स सेम आ रहे हैं, क्या क्या सेम आ रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स सेम। तो अगर मैं यहाँ पर मान लूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसका फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है, इसका थर्ड हो गया, सॉरी इसका फोर्थ हो गया, और इसका कौन सा नंबर है, फिफ्थ, इसका फिफ्थ और इसका फोर्थ नंबर सेम बना रहे हैं। तो क्या यहाँ पर पोजीशन सेम है, फर्स्ट पोजीशन पे सेम नंबर, दूसरा वाला यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे था, यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे। तो क्या इन दोनों की पोजीशन सेम है, पोजीशन तो सेम नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ पी टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्यू टर्म क्यू टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस के। अब पी और क्यू क्या वही तो बोला था ना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मैक्सिमम। अगर मैं बोलूँ इसकी फोर्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म आपस में निकल सही बात। अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बोलूँ पी की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है और क्यू की भी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल रहे होंगे इसमें, 10 टर्म्स आइडेंटिकल रहे होंगे, क्योंकि पी की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी 10 टर्म और इसकी क्यू की वैल्यू अगर मेरे पास ये है तो इसकी 10 टर्म अगर आपके पास इक्वल है, तो क्या मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स क्या है, 10। आगे बात समझो। तो यहाँ पर अगर मैं पी टर्म का फॉर्मूला लगाऊं, पी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है तो किसी कांस्टेंट वैल्यू पे इक्वल, जैसे इसकी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 13 है, इसकी 13th टर्म फिफ्थ टर्म क्या है 13 है, दोनों वैल्यूज को सेम है ना 13, तो हमने मान लिया दोनों किसके इक्वल है, एक इक्वल। पी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b माइनस 1, इसका a प्लस q माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका डी अलग है, इसका डी क्या है, इसका डी अलग है। अब ये जो दोनों सीक्वेंस के n टर्म आपस में इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इसका a क्या है, इसका a फर्स्ट, इसका भी a क्या है फर्स्ट है, तो दोनों का a इक्वल सेम है, कैंसिल आउट होता है। क्या बचा मेरे पास p माइनस 1 और इसका d कितना है 4 और इसका q माइनस 1 इसका d कितना है 3। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर मैंने बोला कि इसका p टर्म कोई होगा, इसका q टर्म कोई होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, मुझे वैल्यू क्या रहेगी 1। अभी कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, ऐसा कितनी बार रिपीट हो रहा है, भाई एक बार तो हो गया दिखाई दे रहा है, दूसरी बार भी हो गया वो भी दिखाई दे रहा है, ऐसा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेट नहीं कर सकते हैं, कैसे इक्वेट करेंगे, प्रपोर्शन में लगाना। प्रपोर्शन में क्यों लाएंगे, प्रपोर्शन में कैसे लाना, p माइनस 1/3 और ये हो गया q माइनस 1/4 इक्वल्स टू k, देखो यहाँ पे जो क्या है ऐसा क्यों किया कुछ प्रपोर्शन क्या बताता है, मान लो मैंने लिखा 8:3, तो क्या बताता है, ये बताता है ऐसी सारी वैल्यूज जिनको आप कैंसिल आउट करोगे तो सिंपलीफाई होकर आपको क्या मिलेगा 8:3 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप k कुछ भी मल्टीप्लाई कर देगा, मैं अगर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेम ही रहने वाला, कैंसिल आउट करोगे सेम मिलेगा। मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या रहने वाला सेम मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमको सारे वो केसेस दे देता है जो कि क्या हो पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर भी हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मुझे देखना है p की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पर मैं ले लिया उसको p माइनस 1/3 इक्वल्स टू k और यहाँ पर q माइनस 1/4 इक्वल्स टू k। यहाँ पर अगर हम सिंपलीफाई करें p की वैल्यू क्या जाएगी, p माइनस 1 इक्वल्स टू 3k, p इज व्हाट 3k प्लस 1। यहाँ पर अगर हम सिंपलीफाई करें q माइनस 1 इक्वल्स टू 4k, q कितना आ गया 4k प्लस। अब बोल रहे हैं p टर्म जो है उसका रिलेशन 3k प्लस 1 इस फॉर्मेट में कितनी टर्म रहेगी, मतलब इस सीक्वेंस की टर्म्स रहेगी और 4k प्लस 1 वो इस सीक्वेंस की टर्म्स रहेंगे। अभी टर्म्स कितनी हो सकती है मैक्सिमम, भाई ऐसे तो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, आप k की वैल्यू डालते तो इनफाइनाइट वैल्यू चलती जाएगी, बट अभी लिमिटेशन भी तो है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 66, तो हम इनफाइनाइट टाइम्स की वैल्यू नहीं रखते जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं कि जो p की वैल्यू होगी, मैंने क्या रखा था p टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म, मैक्सिमम में यहाँ पर होता है 50th टर्म, तो p जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 50 रहेगा, कि मैक्सिमम आपके पास 50 ही टर्म है, तो p जो आपने p टर्म कंसीडर किया था तो लेस देन इक्वल्स टू 50 रहेगा। ऐसे अगर मैं इस टर्म की बात करूं
कि ये जो आपने क्यू कंसीडर किया ना, क्यू टर्म ऑफ सेकंड सीक्वेंस की सेकंड सीक्वेंस तो टोटल 66 टर्म्स है, तो क्यू की वैल्यू आपकी मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकती है? 66 तक या उससे कम रहेगी। यहां से अगर मैं पी की वैल्यू डालूं क्या है, 3k + 1 लेस देन इक्वल टू 50। तो मैं k की जितनी वैल्यू डालना चाहूं डाल सकता था, अगर सिर्फ इतना होता तो k की इनफाइनाइट वैल्यू डाल देता और इनफाइनाइट वैल्यू से मिलती जाएगी, बट यहाँ पर लिमिटेशन में क्या 50 से ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो p की वैल्यू हमारा लिमिटेशन में 50 था। अब देखते हैं k क्या बन रहा है इस केस में, तो p क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू 49 हो जाएगा, क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू 49 बाय, तो आप k की कितनी वैल्यू डाल सकते हो, 49/3 तक वैल्यू डाल सकते हो। अब हमें देखना है कि कितनी वैल्यू आ रही है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। q क्या था 4k + 1 और ये वैल्यू आप 66 5 में लेके जा सकते हो। यहाँ सिंपलीफाई करोगे तो 4k is what less than equal to 65, ये कितना मिलेगा 65/4, डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको तो कितना आएगा, k is less than equal to 18.33 अब जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, k is less than equal to फिर क्या होगा 16.3, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 1 2 6 और बचेगा 2 4 और अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये वैल्यूज हमारी क्या होने वाली है, होल नंबर्स होने वाली है। होल नंबर्स क्या वो डेसिमल में आ सकता है, ये बोल रहे हैं कि की वैल्यू अगर 16.23 है उससे कम है तो उससे छोटा नेचुरल वैल्यू क्या मिलेगा 16, ये बोल रहा है कि की वैल्यू इस केस में आपका 16.2 या उससे कम है तो उसका नेचुरल वैल्यू क्या मिलने वाला है 16, मतलब मुझे इंस्टेंटली मिलना है मैं a की कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ 16, मतलब मैं एक बार 1 डालूं, एक बार 0 डालूं, एक बार 1 डालूं, एक बार 2 डालूं, देखो 0 डाला a की जगह पर तो कितना मिला 1, मतलब फर्स्ट टर्म, इधर 0 डाला क्या मिला 1, मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म इक्वल होगी, देखिए देखिए 1 डालो b + 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, इसकी 4th टर्म और इसकी 5th टर्म क्या आ गई इक्वल आ गई। ऐसे में कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ 16 वैल्यूज डाल सकता हूँ, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आइडेंटिकल है वो कितनी है 16, therefore we have 16 identical terms। 70 प्लस है ये इसको लोग होगा 16 ही हमारे नंबर 17 है इतने बड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 16 टर्म्स है ना, ठीक है। देखो वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो 17 टर्म्स होनी चाहिए है ना, 16 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप 0 को पुट कर रहे हो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 16 है, तो आप 16 भी पुट करोगे, 16 से लेकर 1 से लेकर 16 को पुट करेंगे, 0 को पुट करने पर आइडेंटिकल वैल्यू होगी, 0 पुट कर रहे हो बना है फर्स्ट वन, 0 पुट कर रहे हो बना है फर्स्ट टर्म, तो वो 1 से लेकर 16 तक 16 टर्म्स है, और a के 0 पुट करने पे भी तो तुम्हारे पास आइडेंटिकल टर्म होने पे मतलब टोटल कितनी टर्म्स होती है 17 टर्म्स होते हैं, पर आपको कितना लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, अपडेटेड कितना है 17 लिखा हुआ है, वो सही है वैसे ये मतलब। अच्छा तुम्हारे भी तो अपडेटेड है, हासिल है तुम्हारी भी अपडेटेड है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो उसका आंसर कितना होना चाहिए 16 + 1 कितना होना चाहिए 17 आना, 16 की एक बार टोटल टर्म्स होनी चाहिए 16 + 1 17 आइडेंटिकल टर्म्स एक्चुअल में देखा जाए, बट यहाँ पर में ऐसा है इसलिए हमने 16 लिखा है। क्लियर है। अब इसी का एग्जांपल नंबर 4 करके दिखाओ मुझे एज इट इज बिल्कुल